हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, आपका जियोग्राफी यूजीसी नेट का मेंटर। तो हम लोग अभी देख रहे हैं यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में 2013 से 2024 तक कैसा क्वेश्चन आया है हर एक यूनिट से और हर एक यूनिट के अंदर हर एक चैप्टर से। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जियोमॉर्फोलॉजी कुछ चैप्टर। जियोमॉर्फोलॉजी से अभी भी कुछ चैप्टर बाकी है, पूरा नहीं हुआ, वो आगे वाले क्लास में हम लोग करेंगे। और कौन सा चैप्टर हुआ है इसके लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो 2013 से 2024 तक हम लोग इस सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि एक सीरीज़ होगा जिसमें हर एक यूनिट हर एक चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। और 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग एक साथ बैठ के एक सिटिंग में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है। आपको पता है यूजीसी नेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट है और उसमें एक यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से एक चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ से आज का हमारा डिस्कशन होगा। अगर आप 2013 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ से लगभग 27 क्वेश्चन आया है। यानी हर एक साल यहाँ से एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम आगे जाएंगे डिस्कस करते वक्त हम लोग देखेंगे कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है और पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वहाँ से अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या अंतर हो रहा है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्कशन से जाने से पहले एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम लोग आने वाले जून 2025 जो नेट होगा उसके लिए एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से है। पहला वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। अच्छा, और एक है, क्योंकि 27 क्वेश्चन है तो आज का जो ये जो चैप्टर से जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको दो हिस्से में कर लेते हैं। पहला एक 15 हम लोग इसमें रखते हैं और सेकेंड और एक पार्ट में 12 क्वेश्चन कर लेंगे। और 12 क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग इसका जो एनालिसिस पार्ट, यानी ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या इनपुट मिला है और हम लोग कैसे हमारा चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए इनसाइट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन से। क्वेश्चन 2013 से आया था। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। असर्शन और रीजनिंग दिया है और दोनों में जैसे नॉर्मल आपको पता है कि एक ऑप्शन है दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और 3 और 4 में है कि एक सही है एक गलत है। तो एक क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। द टोपोस्फियर इज द डेंस लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर इन विच ऑल द वेदर फिनोमेनन लाइक कंडेंसेशन एंड स्टॉर्म्स ऑकर। तो यहाँ से आपको अच्छा, आप एक बार पॉज करके आप आंसर सोच सकते हैं, नहीं तो आप डिस्कशन के साथ भी जा सकते हैं। तो ट्रोपोस्फियर, ये आपको पता है कि अर्थ का सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, उसके ऊपर एक्सोस्फियर और कुछ जगह यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटोस्फियर माना जाता है। तो ये जो 3 नीचे वाला है ये 3 बोलते हैं होमोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं? होमोस्फियर। और ऊपर वाला जो है वो है हेट्रोस्फियर, ये आपको पता है। अच्छा, अब टोपोस्फियर में क्या बोल रहे हैं? वेदर फिनोमेनन कंडेंसेशन एंड स्टॉर्म्स ऑकर्स। आप अगर देखेंगे जो क्लाउड है, जितना भी साइक्लोन वगैरह हो रहा है, उसके साथ साथ कंडेंसेशन के साथ प्रेसिपिटेशन जो भी है, ये सब कहाँ दिखता है? ये दिखता है ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर कहाँ है? ट्रोपोस्फियर सबसे निचला हिस्सा, जो कि लगभग एट एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो वो 0 to 15 किलोमीटर के आसपास होता है। हालांकि ये जो 15 है ये इक्वेटर में थोड़ा ज़्यादा होगा और पोल में थोड़ा कम होगा, इक्वेटर में ज़्यादा और पोल में कम। अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट पढ़े, यानी पहला वाला जो है वो राइट है, ये डेंस भी है और इसके साथ साथ वेदर फिनोमेनन जो है वो भी यहाँ पे होता है, यानी दो एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन टोपोस्फियर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी ये भी है, ये जो स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि टोपोस्फियर में अगर आप जाएंगे
यानी ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि मान लेते हैं 0 to 15 है, 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ, तो हम लोग जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उतना कम होगा। ये सही भी है, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो वार्म होता है उसमें डायरेक्ट जब सनरेज आता है, सनरेज गर्म नहीं करता है, सनरेज नहीं गर्म करता है, ये सनराइज अर्थ सरफेस को गर्म कर रहा है, ये एयर को गर्म नहीं कर पाता है। तो ये जो सरफेस गर्म कर रहा है, सरफेस इसके टच में जो एयर है, जब हम लोग टेम्परेचर रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, कंडक्शन, एडवेक्शन, तब हम लोग इसको और डिटेलिंग में देखेंगे। तो जहाँ जहाँ ये टच हो रहा है, ये इस वाला हिस्से में जो एयर है वो गर्म हो रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है ये भी सही है। इन ट्रोपोस्फियर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज विथ ऑल्टीट्यूड, ये बात सही है। अच्छा, इन दोनों में से अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, लेकिन इसका मतलब ये पूरा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ कुछ हिस्सा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो, इसका आंसर होगा दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है मीटियर्स। ए मीटियर्स इज कॉमेट विदाउट ए टेल, डिटैच पीस ऑफ एन एस्टेरॉयड। अच्छा, मीटियर जो है ये आप हो सकता है कि आप मान लें कि ये क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा नहीं है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये मान के चलता है कि 0 to 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, जब अभी हम लोगों ने देखा है कि मैग्नेटोस्फीयर, ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके आसपास ये मीटियर्स, एस्टेरॉयड, ये सब दिखता है। अच्छा, मीटियर्स के साथ रिलेशन थर्मोस्फीयर का भी है, यानी आयोनोस्फीयर जो थर्मोस्फीयर का एक हिस्सा है, ये आयोनोस्फीयर है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर। ये जो थर्मोस्फीयर है इसका एक हिस्सा है आयोनोस्फीयर। ये आयोनोस्फीयर में क्या होता है, ये मीटियर्स जब आता है तब यहाँ पे बार्न होता है, यानी ये बार्न की वजह से इसमें एक लाइटिंग इफेक्ट दिखता है। अच्छा, ये बार्न क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मीटियर क्या है, मीटियर है एक कॉमेट विदाउट टेल। नेक्स्ट है डिटैच पीस ऑफ एस्टेरॉयड, टाइनी स्टार, और ए पीस ऑफ मैटर व्हिच हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। इसका आंसर जो होगा ये 4 नंबर वाला आंसर होगा, ए पीस ऑफ मैटर व्हिच हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ट्रिकी है, थोड़ा समझना चाहिए। पहला वाला जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट देखिए आप बहुत छोटा दिया है, लेकिन अंत में जो दिया है ये 4 वाला, ये थोड़ा लंबा हुआ, थोड़ा बड़ा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसको टू द पॉइंट एग्जैक्ट सही करना है। मीटियर्स जो है वो कॉमेट का हिस्सा भी हो सकता है, वो एस्टेरॉयड का हिस्सा भी हो सकता है, वो किसी भी स्टार्स का बहुत ही छोटा हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा कंसाइज वे में अगर देखेंगे तो उसका आंसर ए पीस ऑफ मैटर्स व्हिच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा, मीटियर को लाइटिंग स्टार भी बोलते हैं, ये लाइटिंग स्टार भी बोलते हैं, जैसे क्योंकि ये जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें लाइटनिंग इफेक्ट दिखता है। तो हम लोग जो देखे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि आयोनोस्फीयर, इसमें क्या होता है, आयोनोस्फीयर में ये जो लाइटनिंग क्यों दिखता है, ये 2 वजह से दिखता है। एक तो है फ्रिक्शन, यानी आयोनोस्फीयर में कुछ मटेरियल्स है, और वो जो मटेरियल्स है जब मीटियर उसके साथ बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से लाइटनिंग दिखता है। दूसरा है आयोनोस्फीयर में कुछ, मान लेते हैं कुछ मटेरियल्स, कुछ पार्टिकल्स है, अब यहाँ से मीटियर्स आ रहा है, तो ये जो मीटियर्स बहुत तेज़ी से आ रहा है तो इसमें ये जो होगा ये इसको डेंस कर देगा, क्योंकि यहाँ से पूरा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आने की वजह से इसमें जो मटेरियल्स है वो थोड़ा डेंस हो जाता है, और जब भी डेंस हो जाता है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मीटियर्स का आंसर हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर,
उसके साथ साथ हम लोगों ने जान लिया कि मीटियर्स दिखता कहाँ है, मीटियर्स दिखता है आयोनोस्फीयर में दिखता है। और ये जो फ्रिक्शन लाइटनिंग, अच्छा मीटियर्स को लाइटनिंग स्टार भी बोलता है। और ये क्यों होता है, दो वजह से, एक तो है फ्रिक्शन और दूसरा है कंप्रेशन। अच्छा, मीटियर्स के साथ रिलेटेड और भी दो कंसेप्ट है, एक है मीटियोराइट, एक मीटियोराइट और एक है मीटियोरॉयड। ये और कुछ नहीं, जो अभी तक एटमॉस्फेयर के ऊपर है उसका एक है, और जो अर्थ के सरफेस तक आ गया उसका दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो इसमें बोला गया, वो जो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थ का जो लेयर्स है वो लेयर्स, अच्छा एक बात हाँ यहाँ पे है, ये लेयर्स हम लोग कैसे बनाते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो लेयर बनता है ये टेम्परेचर का डिफरेंसेस की वजह से होता है। ये हाइट वाइज टेम्परेचर अलग अलग हिसाब से बिहेव करता है, और वो कैसे बिहेव कर रहा है इस हिसाब से हम लोग ये जो लेयर है ये लेयरिंग बनाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों का मैच करना है। ये क्वेश्चन आया था जून में 2014 से, इससे पहला वाला क्वेश्चन आया था दिसंबर 2013 में, उससे पहले आया था सितंबर 2013 में, और उससे अच्छा यानी अभी तक एक पेपर में एक मिला है, 2013 सितंबर, 2013 दिसंबर, और अभी आया जून। तो दोनों का मैच करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और कौन सा लेयर के साथ है। अच्छा, टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट, टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी बोल दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। यानी 2013 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से एक हिंट्स आपको मिल रहा है। कौन होगा ये होगा ट्रोपोस्फियर। तो ए हो गया 4, A4 कौन कौन ऑप्शन बचा है, 1 2, अच्छा ये नहीं है, 3, तो यहाँ पे आ गया 3 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है सॉरी, अभी हम लोगों ने देखा कि आयोनोस्फीयर जो है, आयोनोस्फीयर जो कि थर्मोस्फीयर का हिस्सा है, अभी हम लोगों ने देखा वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें आयन है और आयन पार्टिकल की वजह से ऐसे रेडियो वेव बिहेव कर रहा है। तो अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा मीटियर्स, ये मीटियर्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तब अगर डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो मीटियर्स के साथ हम लोग आयोनोस्फीयर का रिलेशन, और आयोनोस्फीयर जब भी पढ़ेंगे तब ये रेडियो वेव कैसे बिहेव कर रहा है वो भी होता है। यानी एक छोटा सा हिंट्स अगर आप डिटेलिंग में स्टडी करेंगे तो आपको ये मिल सकता था। इसका बोलने का मतलब ये है कि अभी अगर कोई चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि उसके सराउंडिंग में जो और भी टॉपिक है, जो एसोसिएटेड इशूज़ है, उसमें क्वेश्चन आपको आगे मिल सकता है। जैसे कि हम अभी तक 2 क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन का दोनों हिंट्स यहाँ पे हो रहा है। तो अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी करेंगे, यानी 2024-25 तक जब भी करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आसपास में जो रिलेटेड फिनोमेना है उसको भी जोड़ के पढ़ेंगे, ताकि आगे वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको हेल्प हो। तो अच्छा, नेक्स्ट है कंटेंट ओजोन। ओजोन कहाँ है और फॉल इन टेम्परेचर स्टॉप्स। अच्छा, टेम्परेचर का जो फॉल्स है वो स्टॉप हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देखिए ये स्फीयर, पॉज, स्फीयर, यानी पॉज का मतलब आपको पता है कि ये स्टॉप। तो फॉल इन टेम्परेचर स्टॉप, इसका आंसर होगा ट्रोपोपॉज, और कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन ये होगा स्ट्रेटोस्फीयर। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे, ए हो गया 4, बी हो गया 1, A4 B1, सी हो गया 2 और डी हो गया 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग अब और 2 चीज़ देख लेंगे। अच्छा, ये तो पॉज है, अगर ट्रोपोपॉज यानी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे टेम्परेचर स्टॉप हो रहा है, मेसोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे टेम्परेचर पॉज हो रहा है। ये पॉज का मतलब टेम्परेचर स्टॉप, ट्रोपो यानी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, अगर मेसो है यानी मेसोस्फीयर के ऊपर, और अगर स्ट्रेटो है यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन। ये ओजोन से बहुत बार आगे क्वेश्चन आया है। ओजोन कहाँ मिल रहा है आपको, ट्रोपोस्फीयर में। आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा यही वाला क्वेश्चन ओजोन का भी है। अच्छा देखिए, जून 2024 ओजोन से एक क्वेश्चन आया है, फिर 2024 जून में ही ओजोन का दूसरा क्वेश्चन भी आया है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। आपको इन डायरेक्टेड वर्ड भी देख लेना है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये करेक्ट है, नॉन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या पूछ रहा है आपसे।
एक बार देख लेते हैं, ओजोन इज फाउंड मोस्टली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये करेक्ट है। ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ये 55 to 75। अगर देखिए स्ट्रेटोस्फीयर अगर इसका है करेक्ट तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 to 15 तक देखेंगे हम लोग तो वो हो गया आपको ट्रोपोस्फीयर, 15 से 50 तक अगर देखेंगे तो वो हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, 50 से 80 या 90 तक अगर जाएंगे तो आप वो हो गया थर्मोस्फीयर। यानी स्ट्रेटोस्फीयर का जो लिमिट है वो है 50। अगर पहला वाला कारण करेक्ट है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रहा है तो ओजोन इस रेंज में नहीं मिल सकता, इससे कम ही होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट है ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ये तो एकदम सही है और ये बहुत इजी भी है, हम लोग बहुत बार ये सुनते भी हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं बोल के रखना चाहूँगा, ये जो यूवी रेज है, यूवी रेज में दो आता है, एक है बी और एक है सी। इसमें जो बी है और सी, ये सी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बी का 90% एब्जॉर्ब करता है, और सी हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है, ये आपको याद होना चाहिए। सी हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है जिसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बी का 90% लगभग यानी बहुत हद तक ये एलिमिनेट कर देता है। ओके, अब ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ। नो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर यह बोला जाए कि नो सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप इसको से बचेंगे अगर आपको पता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, और अल्ट्रावायलेट रे को अगर वो रोक रहा है तो ये नो सिग्निफिकेंस तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत होगा। तो इसका आंसर होगा 1 and 3। 1 and 3 कहाँ है? 1 and 3 है ये। अच्छा, एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे आप, इसमें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बोला है, जैसे ओजोन मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन इसमें जो लिमिट दिया है ऊपर के दे दिया है स्ट्रेटोस्फीयर का। दूसरा है ओजोन अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ, यानी अगर आप एक चीज़ पता है आपको तो वो वहाँ से दूसरा जगह भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। क्वेश्चन आया है 2025 से, दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ अगेन बैक टू अर्थ। तो अभी हम लोगों ने देखा आयोनोस्फीयर, रेडियो वेव के साथ हम लोगों ने किसका रिलेशन देखा? आयोनोस्फीयर। पहले ही देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, और हाँ इसमें देखिए रेडियो वेव्स, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स कौन है? आयोनोस्फीयर। 2014 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता था, आप अगर ठीक से देख लेते तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखिए सेम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, यहाँ तक आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ अगेन बैक टू अर्थ, यानी अर्थ से जा रहा है रेडियो वेव, ये थर्मोस्फीयर का एक हिस्सा है आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर पे मिल रहा है और फिर वो घूम के आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे वाला, हाँ 2015 से फिर एक क्वेश्चन आया है, यानी 2014 तक एक क्वेश्चन था, 2015 दिसंबर में एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। इसको देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, यानी कहाँ क्लाउड नहीं होता है। पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रोपोस्फियर एक ऐसा है जहाँ पे, पहला वाला जो क्वेश्चन था वहीं पे बोला ट्रोपोस्फियर एक ऐसा है जहाँ पे कंडेंसेशन दिखता है, स्टॉर्म दिखता है, यानी ट्रोपोस्फियर तो नहीं होगा, और कोई हो ना हो ट्रोपोस्फियर नहीं होगा। अब आपके पास बचा है 3। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिर्फ आप लोग देखेंगे ठीक से और उसके आसपास अगर 360 एक व्यू लेंगे तब भी आप बहुत हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ट्रोपोस्फियर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसा है जिसमें क्लाउड नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फियर बहुत साइलेंट जोन है, और हम लोग जैसे बोलते हैं जेट रॉकेट जो है, जेट रॉकेट जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर से ही जाता है। इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। आगे हम लोग देख लेंगे मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, इसका क्या लिंक्ड है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर ये जो है ये होमोस्फियर का पार्ट है, थर्मोस्फियर हेट्रोस्फियर में आता है। आगे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 लेवल एस असर्शन। अच्छा, असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन जैसे नॉर्मल आता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल, और CO2 कैन एब्जॉर्ब हीट।
ये क्या बोल रहा है, CO2 आपको एसेंशियल बोल रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब देखिए CO2 का एटमॉस्फेयर में होने की वजह से क्या फ़ायदा है। एक तो है, अगर आप देखेंगे प्लांट्स, जो प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब उसको CO2 चाहिए, और प्लांट्स खाना बनाने के बाद भी हम लोग जो एनिमल्स हैं वो हम लोग खाना बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो CO2 एटमॉस्फेयर में तो होना चाहिए। दूसरा एक ये भी है कि एटमॉस्फेयर में होने की वजह से ये ग्रीन हाउस गैस की तरह, ग्रीन हाउस गैस हाँ, ग्रीन हाउस गैस है ये। इसका क्या मतलब, ग्रीन हाउस गैस का मतलब अगर इंसोलेशन आ रहा है अर्थ सरफेस में तब वो शॉर्ट वेव में आता है, और आपके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है लॉन्ग वेव में। तो जो वो ट्रांसपेरेंट है, जब इंसोलेशन आ रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है इसके लिए ये ओपाक, यानी ओपाक क्यों, यानी ये तब उसको जाने नहीं दे रहा है, यानी इंसोलेशन आने तो दे रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा है, और नहीं जाने देने की वजह से इसमें टेम्परेचर हाई हो रहा है, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। यानी CO2 कैन एब्जॉर्ब हीट, ये सही है, और प्रेजेंस ऑफ CO2 इज एसेंशियल। ये एसेंशियल इसीलिए है कि अगर अर्थ सरफेस के आसपास अगर CO2 नहीं होते तो आज का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है, जो कि हमारा ह्यूमन लाइफ और अदर्स लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एसेंशियल है, वो नहीं होता, उससे टेम्परेचर कम ही होता। यानी CO2 अगर नहीं है तो टेम्परेचर कम होता। हालांकि हम लोगों ने CO2 बढ़ा दिया तो टेम्परेचर अभी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है, लेकिन नेचुरल कंडीशन में जितना CO2 होना चाहिए वो अर्थ का लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल भी है, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कूल होता। यानी ये भी करेक्ट, ये भी, दोनों ही करेक्ट। और ओके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अच्छा वो वाला कुछ इशू हो गया, फिर भी ठीक है। तो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए भी एसेंशियल है, और इसीलिए उसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों ही सही, और बी रीजनिंग जो है वो असर्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब ये आगे वाला क्वेश्चन 2015 से फिर एक क्वेश्चन आया है, एक बार वाला क्वेश्चन कहाँ गया, 15, हाँ 15, ओके ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर कौन सा गैसेस है और उसका अल्टीट्यूडनल रेंजेस। अच्छा, इसमें जो बोला है अगर आप देखेंगे तो ये लोअर एटमॉस्फेयर का बात नहीं कर रहा है, आप देखेंगे इसमें लोअर एटमॉस्फेयर का बात नहीं है। अगर आप लोअर एटमॉस्फेयर का एक कंपोजिशन देखेंगे, लोअर वाला हिस्सा, यानी पूरा अगर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, उसमें जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसका भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कितना प्रोपोर्शन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो 200 से ऊपर वाला हिस्से में इसका कैसा रिलेशन है, 100 भी है। तो यानी यहाँ पे जो बोल रहा है ये हेट्रोस्फेयर का बात कर रहा है। इसका अगर हाइट देखेंगे आप तो आपको पता लग रहा है ये होमोस्फेयर का बात नहीं कर रहा है, ये हेट्रोस्फेयर का बात कर रहा है। और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का है, हल्का होने का मतलब ये सबसे ऊपर रहेगा। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, हाइड्रोजन सबसे हल्का है और उससे हल्का है हीलियम, यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है 3500, डी है 4, D4 इन तीनों में से कोई होगा। और हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा हल्का है, थोड़ा भारी है, लेकिन बाकी हिस्से में हल्का ही है। तो ये हो गया, हाँ ये अच्छा, C हो गया 2। अब C2 और D4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे वाला अभी हम लोग देख लेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन आ सकता है पीछे। तो नाइट्रोजन का आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन है 100 to 200 किलोमीटर। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन है 200 to 1100 किलोमीटर, यानी सबसे वेट जो है वो नाइट्रोजन है, उससे ऑक्सीजन उससे हल्का है, हीलियम उससे और हल्का है, और हाइड्रोजन उससे और हल्का है। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीट्यूडनल रेंजेस ओजोन इज फाउंड। पहले हम लोग देख रहे थे ओजोन कहाँ मिल रहा है, ओजोन मिल रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो पहले हम लोग एक बार एलिमिनेशन करने की कोशिश करेंगे।
10 to 25 में स्ट्रेटोस्फीयर नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 से नीचे ट्रोपोस्फियर भी हो सकता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। 35 से 50 ये कोई हो सकता है। 50 to 60 ये जो है ये इसमें थर्मोस्फीयर आ जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के लिए ये दो हिस्सा हो सकता है। एक तो है, अगर आप एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे, इसका आंसर होगा 15 to 35। इसमें आंसर 15 to 35। ये ओजन कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है 15 to 35 किलोमीटर के अंदर। क्वेश्चन कब आया है? 2015 से। इसका क्वेश्चन शायद ओजन वाला जो हिस्सा एक क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा, हाँ यहाँ पे देखिए ओजोन, इसमें क्वेश्चन ये गलत, ये जो ऑप्शन दिया था ये गलत। इसके साथ साथ आपको ये भी देख लेना चाहिए कि ये कब, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो राइट स्टेटमेंट क्या है। अगर आप ये जब कर रहे हैं 2014, अगर आप साथ ही साथ ये भी देख लेते कि ओजोन का कितना हाइट में मिल रहा है, अगर 55 to 75 गलत है तो सही क्या है, अगर आप सही देख लेते हैं तो नेक्स्ट साल आपको ये मिल जाता है, ये 15 to 35। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया गया है, हो सकता है स्टेटमेंट गलत है, उसका सही क्या है अगर ये भी आपको पता करना चाहिए, क्योंकि आगे वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ थीम रिपीट हो रहे हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो तो देख ही रहा है। उसके साथ साथ कौन सा करना है, और अगर पहले से गलत दिया था, पहले जो स्टेटमेंट आया था वो अगर सही नहीं तो राइट क्या है ये भी आपको देख लेना चाहिए। आगे वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.6 पर। इसका आंसर आपको पता ही है, ट्रोपोस्फियर। ये हम लोग, ये पहली बार नहीं, 2017 में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये पहले भी क्वेश्चन आया था। हालांकि उसमें ये कितना रेट में हो रहा है वो नहीं बोला, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, ऑल्टीट्यूड जब हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, ये आपको पहले से भी 2013 आया हो, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्फियर। इसका एक्चुअली 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेट से कम होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन CO2 एटमॉस्फेयर। आज का जो एटमॉस्फेयर में जो जितना CO2 है वो 1750 के हिसाब से कितना % इंक्रीज हुआ है? आपको क्या लगता है ये कितना हुआ? ये 1750 क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये इसी टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री का आना, और उसके बाद बड़ा बड़ा फैक्ट्री, और फैक्ट्री के साथ एयर पोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा मोर देन 30%। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हम लोग CO2 प्रोड्यूस कर लिया। CO2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर CO2 नहीं होता तो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव में जाता। अर्थ को लाइफ सस्टेन करने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन इतना हम लोग इंक्रीज कर दिया कि अभी वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों का मैच दिया है। अच्छा, पहला जो मैंने बोला था कि गैसेस तो है, ये कौन सा गैसेस कितना प्रोपोर्शन में दिख रहा है वो है। अच्छा, गैस अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिल रहा है आपको? अगर एटमॉस्फेयर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में एक तो है गैसेस, गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर मिलता है, वाटर वेपर, और उसके साथ साथ एरोसोल या पार्टिकुलेट मैटर ये भी मिलता है, PM। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, CO2 कौन कितना हिस्से में मिल रहा है, कितना प्रोपोर्शन में मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत बारीकी से नहीं है। इसके नीचे वाला जो और भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोड़ के भी हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनन है, उसमें जो प्रोपोर्शन में जो कंपोजिशन है वो थोड़ा टफ हो जाता है। ये बहुत ईजी है। तो 2017 का जो पैटर्न था वो क्वेश्चन ईजी था। अब देख लेते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उसके बाद है, आर्गन का हिस्सा और CO2 का। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, आर्गन जो है वो, आर्गन और नाइट्रोजन भी है एक तरफ से, ये उतना रिएक्शन में वो हिस्सा नहीं लेते, तो ये इनर्ट गैस भी बोला जाता है। तो आर्गन है। अच्छा, इसको एक बार कर लेते हैं,
नाइट्रोजन, अच्छा A3 दोनों है और B है 2 B, अच्छा आर्गन, अच्छा ओए ये सही गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, A3C2 C4 A3C4, अच्छा हाँ। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.39, आर्गन है B1 और C2 हाँ, इसका आंसर होगा ये, सॉरी। नाइट्रोजन है 78%, आर्गन है 0.93, ऑक्सीजन है 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, ऑक्सीजन है 21%। आगे वाला देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आगे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर स्टॉप हो गया। टेम्परेचर स्टॉप की बात हम लोगों ने पहले ही देखा 2017। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, वो वाला स्टॉप कहाँ हो गया। स्टॉप बाहर निकालो भाई। जून 2014 में अगर देखेंगे फॉल्स इन टेम्परेचर स्टॉप्स, यहाँ इसका आंसर होता है ट्रोपोपॉज। इसको ही दोबारा रिपीट किया है और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, पहले दिया था स्टॉप, अभी दिया है कांस्टेंट। कौन सा है यहाँ पे? स्फेयर, इसमें पॉज, तो इसका आंसर होगा ट्रोपोपॉज। दूसरा है एलिमिनेशन, आपको एक ट्रिकी दिखा रहा हूँ, हालांकि ये हमेशा काम नहीं करेगा, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है। स्फेयर यानी तीनों एक ही है। ट्रोपोपॉज ये कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 ही होगा और अलग जो होगा वही आंसर, तो ये होगा ट्रोपोपॉज। तो इस हिसाब से एक छोटा सा एलिमिनेट आप कर सकते हैं अगर आपका दिमाग खुले तो, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अटेंड तो करना ही है। अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन अलग लग रहा है बाकी तीनों से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। अर्थ का ऑक्सीजन का लार्जेस्ट रिजर्वर कौन है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसका आंसर देखने के बाद हो सकता है मन में आ सकता है कि स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होगा लिथोस्फीयर। आप अगर लिथोस्फीयर देखेंगे तो लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर कौन सा हिस्सा है? लिथोस्फीयर है अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, 0 to 100 किलोमीटर के आसपास जो मिलता है अर्थ का सबसे ऊपर वाला, अर्थ सरफेस में आता है, वो है लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आप ये 2 कॉन्सेप्ट जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी देखा था वहाँ पे देखा था आपने, सियाल, सीमा, तो उसमें भी आप लोग देखा था कि सियाल, ये जो सियाल है, सीमा है, ये ऐसा ही क्या है? इसका मतलब ऐसा है सिलिका। तो अर्थ का जो भी मटेरियल दिख रहा है उसमें सिलिका और ऑक्साइड वाला जो मटेरियल्स है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लिथोस्फीयर। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दे दिया जून से, 2019 से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन और भी ज़्यादा ट्रिकी आ गया। पहले पूछ रहा था कि ओजोन कहाँ मिल रहा है, ओजोन का एक्सटेंशन क्या है। अब ये बोल रहा है कि ओजोन का मेजरमेंट के लिए कौन सा इसमें ओजोन, अच्छा ओजोन के साथ कौन सा ये एसोसिएटेड है, यानी जितना 2019 से थोड़ा और 2021 से क्वेश्चन अब ज़्यादा डेप्थ में आ गया और थोड़ा अलग डायमेंशन में। इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। डॉब्सन जो है ये ओजोन मापने का यूनिट है। अर्थ का एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है उसको मापा जाता है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। पायरोनोमीटर्स जो है वो सोलर रेडिएशन के साथ रिलेटेड है। प्लेनीमीटर वो एरिया मेजर करता है मैप के अंदर। एनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करता है। तो डॉब्सन ओजोन मेजरमेंट का यूनिट और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ये वो मेजरमेंट का टूल्स है। इसका आंसर होगा 1 and 2, 1 and 2, तो इसका आंसर होगा 1।
तो अभी के लिए 15 क्वेश्चन देख लिए। आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो और एक पार्ट आएगा उसमें और बाकी 12 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग साथ ही साथ ये भी देख लिया कि पीछे जो क्वेश्चन आया था उसके साथ आगे वाला क्वेश्चन का क्या रिलेशन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपस में क्या रिलेशन है, और वहाँ से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन आया है वहाँ से आगे वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। कि आप लोगों को पहले ही मैंने कहा, एक गुड न्यूज़ है, हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर जा रहा है जो कि क्रैश कोर्स है। अपकमिंग 2025 जून या जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 100 आवर्स का लगभग कंटेंट बनाया गया है। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, उसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन भी क्वेश्चन भी मिलेगा, और ये सेकंड पेपर के लिए भी मिलेगा। फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट जरूर रहेगा, वीकली भी और भी मॉक टेस्ट रहेगा जो कि पूरा नेट में जैसा क्वेश्चन होता है वैसे, और आप 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेगा जो कि आपको अगर पढ़ने में कहीं तकलीफ हो रहा है, स्ट्रेटजी में हो, अंडरस्टैंडिंग में हो, तो आप हमारा मेंटर के साथ भी डायरेक्ट फ़ोन में बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल और जो हमारा ग्रुप है उसमें आप चेक करते रहिए, उस पर आपको बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू अभी के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें एटमॉस्फेयर का ही दूसरा वाला हिस्सा है। बाकी 12 क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको वाला 27 क्वेश्चन है, बाकी 12 क्वेश्चन को लेके हम लोग जल्दी ही मिलते हैं।